क्या कर लेते हैं हम, सबसे पहले इस बुक को देख लेते हैं और बुक के बाद आके इस पार्ट। अच्छा जी, कुछ कुछ चीज़ें आपको लिखनी भी पड़ेगी, कुछ कुछ चीज़ें आपको क्या करनी पड़ेगी, इसको देखनी भी पड़ेगी कि क्या हो रही है। फॉर्म पे आते हैं सबसे पहले कि फॉर्म हमें क्या कह रहे हैं। फॉर्म पे थे हम। फॉर्म से क्या मुराद है, फॉर्म, व्हाट इज फॉर्म? अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज फॉर्म, क्या? डेटा को कलेक्ट करना। और फॉर्म क्या होता है? वैसे जनरली पूछ रहा हूँ, व्हाट इज फॉर्म? दुनिया का सबसे आसान तरीन फॉर्म कौन सा है? आपने पहले क्या कहा, फॉर्म किसके लिए? डेटा कलेक्ट करने के लिए, डेटा देखने के लिए। डेटा को वो वर्ड में यूज नहीं कर रहा ताकि आप लोग उस बात को पिक ना कर पाए। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, दुनिया का सबसे आसान तरीन फॉर्म कौन सा है? कैसे भाई? कौन है ये? कौन है? सैलानी का फॉर्म कैसे आसान तरीन फॉर्म है, बताओ, जल्दी बताओ कैसे। फॉर एग्जाम्पल, अबे बताओ, उससे पूछने दो कैसे। सब चीजें लिखी हुई होती है। नहीं यार, देखो फॉर्म क्यों यूज क्यों हो रहा है, इंफॉर्मेशन लेने के लिए। और सबसे दुनिया का आसान तरीन फॉर्म कौन सा हो सकता है? वो ये रहा भाई, ये रहा, ये रहा। सबसे आसान तरीन दुनिया का फॉर्म क्या है? क्यों? आप फॉर्म के जरिए करते क्या हो, डेटा लेते हो या डेटा देते हो? तो सबसे आसान तरीन फॉर्म जो है हमारे पास वो क्या है, गूगल है। कितना सिंपल, यूजर एक्सपीरियंस कितना आसान है। आपने सिंपल क्या किया, नए टैब पे आ गए, आपने इसको सर्च किया, दुनिया की जो भी चीज आप सर्च कर रहे हो A to Z आप इसे सर्च कर सकते हो, ये आपको इंफॉर्मेशन दे देता है। तो फॉर्म से आपने क्या सीखा कि फॉर्म क्या होता है। एक्सक्यूज मी, ये गेट बंद कर देते यार, शुक्रिया। तो सबसे पहले आसान फॉर्म क्या है कि आप किसी यूजर से, किसी भी लोगों से आप डेटा लेते हो या डेटा अपना कम्युनिकेट टू ईच अदर। सही है। तो फॉर्म हमारे पास ये होता है, हाउ टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम विजिटर्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ फॉर्म्स, कंट्रोल्स और न्यू एचटीएमएल फॉर्म। इस चैप्टर में अब ये तीन चीजें पढ़ेंगे। सबसे पहले इसमें देखते हैं कि ट्रेडिशनली हम अक्सर देखते हैं कि द टर्म फॉर्म हैज रेफर टू अ प्रिंटेड डॉक्यूमेंट दैट कंटेन स्पेसेस फॉर यू टू फिल द। हम अक्सर औकात क्या बोलते हैं कि फॉर्म वो चीज होती है कि जिसपे हम किसी से, यूजर से कोई इनपुट लेते हैं या कोई फॉर्म भर रहे होते हैं, हम इसको बोलते हैं ये क्या है, फॉर्म है। सैलानी का फॉर्म, ट्रेडिशनल फॉर्म, जो भी फॉर्म हुआ। HTML browser the concept of a form to refer to a different element that allows you to collect information from visitors to your site। और यही बुक में भी मैं नीचे आ जाएगी कि सबसे आसान तरीन फॉर्म जो है हमारे पास क्या है, गूगल है। आप किसी से, यूजर से इंफॉर्मेशन ले सकते हो। अब सारे यूजर्स ने इंफॉर्मेशन रखी हुई है यहाँ पर, ये एक सर्वर है गूगल, यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन रखी हुई है। हम यहाँ पे आके इसको क्लिक करते और हम इससे क्या कर रहे होते, अपनी इंफॉर्मेशन को ले रहे होते, बस। Whether you are adding a simple search box to your site or need to create more complicated insurance applications, HTML form give you a set of elements to collect data। आप अगर सिंपल फॉर्म बना रहे हो या ये लफ्ज इंश्योरेंस के यूज कर रहे हैं, क्यों भाई? इस बुक में इंश्योरेंस एप्लीकेशन के क्या ताल्लुक है? इस बुक में कोई बता सकता है? इस बुक में इंश्योरेंस एप्लीकेशन के क्या, ये क्यों बता रहे हैं? ये रहे इंश्योरेंस। क्योंकि इंश्योरेंस की जो एप्लीकेशन होती है ना, एक फॉर्म होता है, सबसे बड़ा फॉर्म होता है, इतने ज्यादा ड्रॉप डाउन होते हैं उसमें, इतनी ज्यादा फील्ड्स होती है। इंश्योरेंस कर रहे हो ना आप किसी के साथ, तो कितना ज्यादा डेटा होता है। तो इंश्योरेंस का मतलब ये कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म, मुश्किल फॉर्म। एक फॉर्म है भाई सबसे आसान, अगर दो फील्ड का फॉर्म आपसे पूछूं वो गूगल का हो सकता है। एक फील्ड अगर पूछूं तो गूगल, तीन चार फील्ड पूछूं तो फेसबुक का। आप साइन अप करते हो, नाम देते हो, ईमेल देते हो, पासवर्ड देते हो, बात खत्म। और अब तो और इजी आ गया, गूगल कहते हैं कि भाई आपको फिर फॉर्म फिल करने की जरूरत ही नहीं है, आप क्लिक करो कंटिन्यू विद गूगल। अगर आपकी गूगल की आईडी है उससे रिडायरेक्ट होके मैच होके आपकी क्या बन जाएगी, आप लॉगिन हो जाओगे। बात समझ आ रही है? अच्छा,
हाउ टू क्रिएट अ फॉर्म ऑन योर वेबसाइट, द डिफरेंट फॉर्म, यह हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। अब देखिए ये फॉर्म है, ये एक फॉर्म है, आपसे नेम ले रहा है, ईमेल ले रहे हैं और आपके रिव्यूज पूछ रहा है। अब ये सारी चीजें कैसे काम करती है हम वन बाय वन इसको देखते हैं। Why forms? The best known form of the web is probably the search box. सबसे आसान फॉर्म क्या है? किसी चीज को सर्च करना। और सर्च वाला जो सबसे आसान है वो कौन सा है? गूगल का। ये भी बता रहे हैं और इसको पढ़ लेना, रजिस्टर पेपर, ये सारी चीजें ये रही, ये बता रहे हैं। फॉर्म कंट्रोल्स, अब हम पढ़ेंगे कि फॉर्म, इस फॉर्म को बनाते कैसे और इसके कंट्रोल्स क्या होते हैं। अब किसी फॉर्म को कंट्रोल करने के बहुत सारे तरीके हैं हमारे पास। सबसे पहले अगर हम किसी फॉर्म को लिखते हैं तो वो हमारे पास होते हैं टेक्स्ट इनपुट। क्या होता है? अब इनपुट हमेशा सिंगल लाइन के लिए होता है। इनपुट हमेशा, अगर मैं आपसे पूछूं ना कि ये एक फॉर्म है, फॉर्म्स, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये एक फॉर्म आएगा भाई, इसमें आपने क्या करना है? फॉर्म्स कंट्रोल। अच्छा, सबसे पहले मैं आपसे एक बात पूछता हूँ कि भाई मुझे अगर एक ऐसा फॉर्म लेना हो जो यूजर से सिर्फ, तो या उसको उसकी ईमेल लो, या सिर्फ उसका नाम लो, या फर्स्ट नेम या लास्ट नेम, तो उसके लिए सिंगल लाइन के लिए हम जो यूज करेंगे वो एक इनपुट की फाइल होगी। इनपुट आप लिखेंगे, आपने इस पाने पे क्लिक कर दिया तो आपको एक चीज इजाफी दे देगा, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, कि इस फॉर्म की क्या होगी, टाइप क्या है, क्या है। अगर मैं सिर्फ इनपुट भी लिखूँ ना और इसको ऐसे बंद कर दूँ तो क्या होगा, यहाँ पर कुछ आ जाएगा। अब इसमें इसको टाइप नहीं पता, इसको इसमें टाइप नहीं पता कि ये कौन सी टाइप आएगी, तो कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने के लिए मैं यहाँ पर क्या लगा देता हूँ, और टाइप। अब ये पूछेगा कि टाइप क्या आ रही है, तो ये सारे टाइप होते हैं। अगर आपने सिंगल लाइन किसी से, यूजर से फर्स्ट नेम लेना हो या लास्ट नेम लेना हो, तो इसकी टाइप होगी टेक्स्ट। क्या होगी? कोई चीज ले रहे हो ना, कोई चीज आप टेक्स्ट कर रहे हो, तो यहाँ पर देखो मैं क्या करता हूँ, इससे कोई टेक्स्ट ले, सिंगल लाइन के लिए। यहाँ पर ये नहीं पूछा जाएगा कि आप उसके कमेंट्स दिखा दो। एप्लीकेशन, अगर आप कहीं पर फॉर्म भर रहे हो और वहां पर आपसे पूछ रहे हो कि आप इसमें कमेंट डालो, तो कमेंट के लिए टेक्स्ट टाइप टेक्स्ट कभी भी नहीं होगी। टाइप्स फॉर अ सिंगल लाइन, टाइप्स फॉर अ, टाइप टेक्स्ट फॉर अ सिंगल लाइन। ये एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं कि सिंगल लाइन के लिए आपको इनपुट फील्ड चाहिए तो आप उसकी टाइप क्या रखोगे, तो आप बोलोगे टेक्स्ट। आप क्या रखोगे भाई? टेक्स्ट रखोगे। सिंगल लाइन के लिए एक टाइप और होती है, उसमें हमारे पास होती है ईमेल। क्या होती है? ईमेल। ये देखो, ये सारे सिंगल लाइन के लिए आप इसमें ईमेल रखते हो। ईमेल के लिए फिर जरूरी क्या है कि आप क्या लिखो इसके अंदर, सही है, इसकी टाइप हो। हाँ, अगर ये ईमेल मैंने ये नहीं लिखा और मैंने इंटर कर दिया, वो एरर्स, वो फील्ड, वो सारे कैसे आएंगे वो अभी हम इसमें देख लेंगे। सिर्फ आपको सिंगल लाइन के टाइप बता रहा हूँ। एक टाइप हमारे पास होते हैं जिसको हम कहते हैं पासवर्ड। आप देखिए, HTML वालों ने, अगर आप HTML का टैग ऐसे यूज कर रहे हो और उसको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हो कि आपकी टाइप क्या होगी, पासवर्ड, तो अब ये बिहेवियर ऐसे करेगा जैसे कि पासवर्ड होता है। आप कुछ लिखने की कोशिश करोगे तो ये क्या होगा, शो ही नहीं होगा। अब आप बोले इसको बुलाओ, आप बोलो सर इसके ऊपर वो आंख होती है, उस पर क्लिक करके दिखता है, वो बातें कर लेंगे। सही है। वो बच्चा नहीं है आज, हमें इतना खुशी हो गई, मैं समझे संडे का है। कैसे हो भाई? अच्छा भाई, ये पासवर्ड हो गया। तो सिंगल लाइन के लिए देखो कौन कौन से, नेम, पासवर्ड, और अब ये क्या आ रहा है हमारे पास, टेक्स्ट एरिया, टेक्स्ट लिखने का एक बड़ा एरिया। तो उसके लिए हमारे पास क्या, अगर आप कोई कमेंट लिखना चाह रहे हो, कुछ भी लिखना चाह रहे हो, तो आप उसको किस में रख दो, टेक्स्ट एरिया में। किस में रख दो? आप देखो ये मैंने किस में रख दिया, इनपुट में। इनपुट में तो सिंगल लाइन होता है, तो अगर इस टैग को आप खत्म करोगे तो आप क्या लिखोगे, टेक्स्ट एरिया। अब टेक्स्ट एरिया जो है ना, टेक्स्ट एरिया वो सेल्फ क्लोजिंग नहीं है। सेल्फ क्लोजिंग, इसके लिए ओपन टैग भी है और क्लोजिंग, इसके अंदर और मजीद इंफॉर्मेशन भी आप डाल सकते हो। क्या मतलब इस बात का, अगर मैं टेक्स्ट एरिया को यहाँ देखूं तो क्या होगा, ये एरिया थोड़ा सा बड़ा है, देखो इन दोनों में फर्क है। मल्टीपल लाइंस के लिए टेक्स्ट एरिया, मल्टीपल लाइंस के लिए आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके बढ़ा भी सकते हो। ये देखो, अब ऐसे तो बढ़ा दिया, लेकिन आप ऐसे नहीं बढ़ा सकते, ज्यादातर काम
इसको बताना पड़ेगा कि कितने इसके अंदर लाइंस होंगे। अब ये जो मैं कुछ लिख रहा हूं तो ये देखो रो बढ़ रहे हैं ना, रो, और ये क्या कहलाएंगे, कॉलम्स। तो इसमें कितने रोज हैं, शुक्र है 3 रो है, और कॉलम कितने हैं, कॉलम बहुत सारे, कॉलम नहीं दिख रहा है। तो हम इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देंगे। मैं इसको बोल लेता हूँ कि आप रोज ले लो, आप क्या ले लो, मैं ले लो कि 5 रोज ले लो। कॉलम आप ले लो, कॉल्स वो कितने ले लो, 5 ले लो। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखो ऐसे बन गया। बात समझ आ रही है, 5 रोज एंड 5 कॉलम्स। आप इसके अंदर कुछ लिख के, बात समझ आ रही है। इसको हम हैंडल कैसे करेंगे, कितने रोज कितना टेक्स्ट आएगा, वो हम जब इसकी वैलिडेशन करेंगे, वैलिडेशन और इसकी रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे तो हम सारी चीजें देख लेंगे। या तो कोई इशू तो नहीं है, कोई इशू भी नहीं है, सच बताओ, कसम खाओ। अच्छा, ये तो ये मल्टी लाइन के लिए हमारे पास क्या होता है, टेक्स्ट एरिया। अच्छा नीचे आते हैं भाई, मेकिंग च्वाइस, मेकिंग च्वाइस। आपने अगर कोई ऐसी चीज लगानी हो तो जो हमारे पास क्या होते हैं भाई, चॉइस हो हमारे पास, तो उसको हम क्या रखेंगे, रेडियो बटन। रेडियो बटन से मुराद क्या है, रेडियो बटन से मुराद ये है कि आप एक इनपुट की फाइल बनाएंगे, इनपुट, और इसकी जो टाइप होगी ना, टाइप, अभी आईडी वाईडी सारी चीजें छोड़ दो, इसकी जो टाइप होगी वो हमारे पास होगी रेडियो, क्या होगी। अब रेडियो में हमारे पास ऑप्शंस होंगे, क्या होंगे, ऑप्शन। मैंने 2 बना दिए, इसकी टाइप रेडियो, और एक और बना देता हूँ, इसकी भी टाइप क्या है। तो हमारे पास 2 ऑप्शन वाले, सिलेक्ट वाले सारी चीजें आ जाएंगी। ये देखो, बात समझ आ रही है। नहीं, हमने कुछ चीज की ही नहीं है इसके ऊपर, मैं तो सिर्फ ये बता रहा हूँ कि रेडियो की टाइप कैसे दिखती है, बस। बात समझ आ रही है, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है फंडामेंटल से, कि रेडियो बटन कैसे दिखता है बस। एक टाइप हमारे पास होती है जिसमें होती है चेकबॉक्स, क्या होता है, हाँ, यूज कैसे करेंगे, क्यों करेंगे, क्यों करेंगे वो इंपॉर्टेंट है, वो अपने पास नोट कर लो। रेडियो हमारे पास इसलिए होते हैं कि आप मल्टीपल लाइन में से किसी एक को सेलेक्ट करते हो। फॉर अ सिंगल सिलेक्शन वी यूज रेडियो बटन, फॉर अ सिंगल सिलेक्शन वी यूज रेडियो बटन, फॉर अ मल्टी सिलेक्शन वी यूज चेकबॉक्स। आपकी यूनिवर्सिटी के फील्ड्स कितने हैं, आपकी यूनिवर्सिटी के सब्जेक्ट्स कितने हैं, हाउ मेनी सब्जेक्ट्स इन योर स्कूल, तो यू कैन सेलेक्ट अ मल्टीपल। देखो उसके लिए क्या यूज करेंगे, चेकबॉक्स। अब ये देखो, ये चेकबॉक्स भी और है और ये अनचेक भी हो रहा है, लेकिन ये रेडियो से एक मरतबा सेलेक्ट हो रहा है और दोबारा से अनसेलेक्ट नहीं हो रहा, क्योंकि हमने इसके अंदर क्या रखी, क्या वैलिडेशन रखी नहीं है। ये किसी दूसरे के अंदर कंपैरिजन ही नहीं कर रहा। अगर आप चॉइस रखते हो तो आप 2 चॉइस होंगे ना, मेल फीमेल, उसके अंदर आप चॉइस करोगे, तो इसके अंदर वो है ही नहीं। तो ये किसको सेलेक्ट करे और किसको अनसेलेक्ट करे, इसलिए ये सेलेक्ट और अनसेलेक्ट नहीं हो रहा। इसके अंदर आपके पास चॉइस होती है, इसके अंदर चॉइस, अगर मुझे कोई भी सेलेक्ट नहीं करना तो चेकबॉक्स लगा भी नहीं, मल्टीपल चेकबॉक्स है और आपने कोई भी नहीं करना तो सेलेक्ट ही ना करो। बात समझ आ रही है। लेकिन अगर कहीं पर रेडियो हो तो फिर एक लाजमी होगा, या तो मेन होगा और या वुमेन होगा। अच्छा ये हो गई। साथ ही साथ हमारे पास चेकबॉक्स जैसे हमने अभी देख लिया, when for use when must select one from a number option, when a user can select and unselect one or more। ये देखो इसने बोला सेलेक्ट एंड अनसेलेक्ट वन, आप किसी को सेलेक्ट भी ना करो, आपकी मर्जी है भाई। अगर ऑप्शन आ गए कि आप मेल हो या फीमेल, तो आप बोलो मैं कुछ भी नहीं हो, तो आप सेलेक्ट कर ही नहीं सकते, तीसरा ऑप्शन आते ही नहीं इसमें। हाँ, अंग्रेजों ने बोला कि भाई 12 से, हमारे इस्लाम में सिर्फ 2 है, फिर अंग्रेजों ने क्या किया 12 से ज्यादा किस्में और बना दी, 12 से ज्यादा और किस्में। आप इसको सर्च करें कि मेल और फीमेल के अलावा 12 जो जेंडर्स है ना, वो अंग्रेजों ने कितने बनाए हुए जो मुसलमान नहीं है, 12 से ज्यादा। लेकिन अकॉर्डिंग टू इस्लाम ओनली है 2 ऑप्शंस, उसमें भी एक अगर बिगड़ जाते तो वो तीसरा बन जाते गलती से। लेकिन हमारे पास कितनी होती है, 2 ही होती है। अच्छा एक हमारे पास क्या है, ड्रॉप डाउन। ये सारी चीजें सेम काम कर रही है। अब चेकबॉक्स और ड्रॉप डाउन में सेम ही चीज। इन चेकबॉक्स यू कैन सेलेक्ट अ मल्टीपल, इन ड्रॉप डाउन इवन यू कैन सेलेक्ट अ मल्टीपल्स। सिर्फ इन दोनों में फर्क ही देखने का, क्या फर्क है भाई। मेरे पास फील्ड है चेकबॉक्स के 10 सब्जेक्ट है, उसमें से मैंने कौन से भी सेलेक्ट करना है, तो क्या वो 10 सब्जेक्ट हमारे पास ऐसे दिख रहे होंगे, यूआई खराब हो जाएगी। क्या खराब हो जाएगी, यूआई खराब हो जाएगी। मैं इसको भी सेलेक्ट करूं या भी करूं
तो अगर मैं ऐसा नहीं कर रहा तो मेरे पास एक ऑप्शन है कि भाई आप एक लाइन बता दो कि इसमें बहुत सारा डेटा है, उसको खोलो और उसमें से कोई एक सेलेक्ट कर लो। सिर्फ दिखने का फर्क है बस, और कोई भी फर्क। तो मैं ड्रॉप डाउन भी बना सकता हूँ। ड्रॉप डाउन बनाने का अलग तरीका है, ये हम सिर्फ फंडामेंटल्स देख रहे हैं तो इस वजह से अभी मैं ड्रॉप डाउन नहीं बना रहा, वरना टाइम ले लेगा। कि क्या होता है, ड्रॉप डाउन सेलेक्ट से होता है। किससे होते हैं भाई? सेलेक्ट है, और सेलेक्ट के अंदर ऑप्शन होते हैं। क्या होते हैं? ऑप्शन। ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3। ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3। ये मैं कहता हूँ कि कराची के कितने सूबे? एक है सिंध, हाँ ना, कराची। आप लोग बोले 4 सूबे तो मैं लिख देता हूँ। एक है सामने फेलकन, ये भी एक बहुत बड़ा सूबे की तरह ही दिख रहा है। और एक है हमारे पास पीएफ, पाकिस्तान एयरफोर्स। तो 3 हो गए। सही है भाई। अब अगर मैं इसको देखूँ ना तो ये कैसे दिखेगा? ये सही, इसको देखो। अब ये काम क्यों आता है और किस लिए काम आता है? इन केस अगर आपके पास ऑप्शन में कितने हो, आपने बैकएंड बनाया, आपने एक डेटाबेस बनाया और डेटाबेस में 10,000 वो है। आप अक्सर फॉर्म के अंदर जाते हो, कोई कंट्री सेलेक्ट करते हो, तो कंट्री जितने भी कंट्रीज अवेलेबल है वो आपके पास आ जाती है। फिर आप उसके अंदर पी लिखते हो, आपके पास पाकिस्तान आ जाता है। तो अगर आपके पास मल्टीपल डेटा हो ना, बहुत ज्यादा, तो अगर मैं यहाँ सारे कंट्रीज के नाम लिख दूँ, जैसे कि मैंने ये लिखा था, तो अच्छा नहीं लग रहा। आपकी वेबसाइट की जगह ले सकता है ये, तो आप उसको ऐसे रख दो, नीचे नीचे आओ, ऐसे रख दो। सही है भाई। सर्च वो वाली नहीं लगी हुई, फंक्शनलिटी नहीं लगी हुई, अब सिर्फ बाय डिफॉल्ट ये लगी हुई। सही है। सर्च वाले पे हम इसके अंदर सर्च बॉक्स लगाएंगे बाकायदा, और फिर उसके अंदर जावास्क्रिप्ट भी लगाएंगे। फंक्शनलिटी कर रहे हैं ना। देखो, हम जब तक अभी जो भी काम कर रहे हैं ना, हम डिपेंडेंट है HTML के। अभी हम सिर्फ स्ट्रक्चर देख रहे हैं, हम सिर्फ देख रहे हैं बस। अगर आप चाह रहे हो कि इसके क्लिक होने पर ये हो जाए तो ये तो फंक्शन कहलाएगा। अगर आप ये चाह रहे हो कि अगर किसी चीज पे क्लिक होने से ये काम हो जाए, तो अभी तक हमने जितने भी HTML किए उसके क्लिक होने पर कुछ भी नहीं हो रहा। हम सिर्फ उसको देख रहे हैं बस भाई, हम इसको सिर्फ देख रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा। अगर आप चाह रहे हो कि मैं इसको सर्च करके खुद ब खुद कोई काम आ जाए, तो उसके लिए हमारे पास फंक्शनलिटी होती है, और फंक्शनलिटी को हम पढ़ेंगे जावास्क्रिप्ट। आपने गाड़ी देखी, आपने दरवाजा खोला, दरवाजा खोला, इसने सिर्फ दरवाजा खोल दिया बस। गाड़ी देखी, उसमें इंजन नहीं है, आपने दूसरा दरवाजा खोल दिया। अब आप चाह रहे हो ये थोड़ा सा आगे मूव करे, तो वी कांट डू दिस। उसके लिए क्या चाहिए? जावास्क्रिप्ट, और जावास्क्रिप्ट हम पढ़ेंगे बाद में। सही है भाई। तो आप फॉर्म को सबमिट करने के पास हमारे पास क्या होते? कुछ बटन होते। जैसे हम इनपुट की टाइप ले रहे हैं ना, इसी तरह हम इनपुट की एक और टाइप भी ले सकते हैं, जिसे हम कह सकते हैं कि भाई आप इनपुट की टाइप हो लेकिन आप क्या हो? बटन हो। बटन भी बना सकते हो, और बटन के अंदर आप सबमिट भी लिख सकते हो। सही है भाई। देखो, मैंने क्या लिखा? सबमिट। अब आप अगर चाह रहे हो सबमिट के ऊपर कुछ हो जाए, नहीं होगा, क्योंकि हमने तो सिर्फ क्या बनाया। अब इस बटन की भी टाइप होती है, बटन की भी 3 टाइप है। देखो, बटन, रेसेट और सबमिट। आप सबमिट भी लगा सकते हो। अब ये क्यों लगाएंगे, कब लगाएंगे, कहाँ काम आएगा, हम आगे जाके पढ़ेंगे। अगर हम किसी को फॉर्म में बंद करेंगे तो हम इसको डिटेल से फिर देख सकते हैं। अब मैंने इसकी टाइप क्या रखी है? सबमिट। लेकिन हो कुछ नहीं रहा। इमेज बटन, इमेज बटन कैसे होता है? आप अगर ख्वाहिश कर रहे हो कि ये जो बटन है ना, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? सबमिट। मैं ये चाह रहा हूँ कि इस बटन के अंदर इमेज आ जाए और वो इमेज बटन बन जाए। वो इमेज क्या बन जाए? तो आप ये भी कर सकते हो, आप लिखो बटन, और बटन के अंदर क्या लिख दो? इमेज। सोर्स कहाँ से ले आओ? जल्दी से यहाँ पर आओ और आप बोलो सब्सक्राइब बटन, सब्सक्राइब बटन। यहाँ से इसको क्लिक करके इसकी चोरी कर दो। कहाँ है भाई? यहाँ पर आके कॉपी इमेज एड्रेस, बटन बन गया। सही है भाई। अब इमेज की जो साइज थे वो ले ली इसने, तो क्या करे इसके साथ? विथ दे दे, कितनी दे भाई? 100 px। अब ये बटन बन गया, देखो। लेकिन ये बटन क्या है? क्लिकेबल है। ये क्या है? देखो, क्लिकेबल है। अब इस पे अगर काम नहीं हो रहा वो अलग बात है। हाँ, हमेशा आप लोग इसको चेक करो कि अगर आपकी कोई बटन हो ना, तो आप इसके ऊपर ओवर करो, वो हाथ बन जाए, पॉइंटर वाला
बन जाए ना, कि उसके ऊपर क्लिकेबल हो, हमें पता लगे कि ये क्लिकेबल है, वरना हम इसको समझ नहीं सकते। तो वो हम ख्वाहिशात CSS में भी कर सकते हैं। यहाँ पर भी मैं आपको बता दूं कि यहाँ बटन के आगे एक स्टाइल लिखो, और स्टाइल के अंदर लिखो आपके कर्सर, इसके जो कर्सर है ना वो क्या है, पॉइंटर रख दो, कर्सर पॉइंटर है। तो अब क्या होगा कि जब मैं यहाँ आऊंगा, ये देखो क्या बन गया। और अब यहाँ भी कर सकते हो, यहाँ लगाओ कर्सर पॉइंटर, तो क्या बन जाएगा। अब पॉइंटर के अलावा बहुत सारी चीजें, पॉइंटर के अलावा बहुत और भी सारी चीजें, ये देखो कर्सर में से कॉपी, पता नहीं क्या क्या चीजें इसके अंदर, ये देखो कॉपी वाला वो आया, देख रहे हो, ये कॉपी वाला है। इसके अंदर मैं क्या लिख देता हूँ कि पॉइंटर लिख दो, तो ये पॉइंटर होगा। जल्दी से प्रोजेक्टर ऑन कर दे यार कोई। अच्छा फॉर एग्जांपल ये आप है या हम है, सही है, सही है, ये हम है। हमारी लाइफ गुजर रही है, आपको पता है, सही है, हमें भी पता है, सबकी लाइफ गुजर रही है। एक लाइफ गुजर रही है और एक ये दुनिया गुजर रही है। अब दुनिया के गुजरने के साथ साथ क्या हो रहा है कि हर चीज में कंट्रीब्यूशन हो रही है। फॉर एग्जांपल पहले जब कंप्यूटर आया था ना, वो 400 स्क्वायर फीट का कंप्यूटर था, बहुत बड़ा कंप्यूटर था। उसके अंदर फिर अपडेशन होती गई होती गई होती गई, फर्स्ट लैपटॉप आया, फर्स्ट स्क्रीन आई स्टीव जॉब्स की, फिर IBM कंप्यूटर आया। जैसे ही इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों में अपडेशन हो रही है ना, इसी तरह हमारे लाइफ में भी अपडेशन हो रही है। अपडेशन से मुराद ये है कि हर चीज़ आसान होती जा रही है, आसान। एक लंदन में एक शॉप है, ये अमेजोन के नाम से, आप उसके अंदर जाएंगे ना, वहाँ पर कोई कैशियर नहीं है, वहाँ पर कोई सामान रखने वाला भी नहीं है। हाँ एक बंदा हो उसमें, सिर्फ वो सारी चीज़ों को हैंडल कर रहा होता है, इनफ। आप जाते हो, आप कोई पेन पेंसिल कोई बोतल पानी की कुछ चीज़ उठाते हो, तो आपके ATM से खुद डिडक्शन हो जाती है। आपने दोबारा वो चीज़ रखी, वो डिडक्शन जो की थी वो दोबारा आ जाएगी, खत्म। तो कितनी अपडेशन होगा, इससे क्या हुआ, जो कैशियर था उसकी जॉब भी गई, सबकी जॉब गई। तो ये हमें, और ये हमारी लाइफ गुजर रही है, हमारी लाइफ इस तरह स्पेंड हो रही है, सही है भाई। अब अगर हम कोई चीज़ सीख रहे हैं, या कोई डिग्री या कोई स्किल कोई भी चीज़ कर रहे हैं ना, तो उस चीज़ में क्या हो रहा है, उस चीज़ में बहुत दबा के क्या हो रही है भाई, अपडेशन हो रही है। अब इस अपडेशन को हमने क्या करना है कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास, हम अगर वेब डेवलपमेंट सीख रहे हैं या कुछ चीज़ भी सीख रहे हैं, अगर यहाँ हम बेसिक HTML और CSS कर रहे हैं, यही सारी चीज़ तो हमारे पास कौन कर रहा है, यही चीज़ हमारे पास कौन कर रहा है, AI कर रहा है, AI कर रहे हैं सारी चीज़ें। तो अपडेशन के अंदर क्या हो रही है, AI ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। अब मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचना है, तो पहुँचने के लिए मेरे पास दो रास्ते हैं। एक रास्ता वो है जो हम वर्ड्स सुन रहे होते हैं, क्या सुन रहे होते हैं भाई, हम ये सुन रहे होते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं HTML सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो यहाँ से लेकर जो मैं HTML कर रहा हूँ, या जो मैं HTML कर रहा हूँ, तो ये HTML तो AI कर रहा है, तो मुझे यहाँ से गुजरने की क्या जरूरत है कि मैं उसको खुद सीखूं और फिर यहाँ से यहाँ तक पहुंच जाऊं, ऐसा ही है ना भाई। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि ये जो हमारे पास HTML AI बना रहे ना, ये सारी चीजें जो ये AI बना रहे हैं, आपको नहीं पता कि वो कैसे बना रहे हैं, क्योंकि AI हमारे पास है GPT। क्या है, GTP का मतलब ये है कि ये जनरेटेड प्री ट्रेंड है, ये किसी ने ट्रेन किया हुआ है। और ट्रेन कैसे होता है, ये हमारे पास डेटा के ऊपर ट्रेंड होता है। आपने कोई चीज दी, उसके नॉलेज में आ गई, किसी और ने कल वही चीज पूछी, उसको उसने दे दिया, फिर वो एनालिटिक्स मशीन लर्निंग ये सारी चीजें चेक कर रहे होते, सिनेरियो चेक कर रहे होते, डेटा कलेक्शन सारी चीजें, उस हिसाब का आपको वो रिजल्ट दे रहा होता है। तो हम क्या है, हम जो जी रहे हैं ना लाइफ में, हम जी रहे इस दुनिया में, और इस दुनिया में अपडेशन हो रही है। अपडेशन होने के साथ साथ आपने अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। अब अपडेट करने के दो तरीके,
एक आप जो चीज सीख रहे हो, मिसाल के तौर पर ये मैं HTML सीख रहा हूँ और यहाँ पर मुझे बनी बनाई क्या मिल रही है, यहाँ पर मुझे बनी बनाई वेबसाइट्स मिल रही है। जैसे कि आपने इस बंदे ने एक बात की अभी कि वेबसाइट मिल रही है। अब वेबसाइट को बनाने के कुछ फंडामेंटल्स है, उस फंडामेंटल्स को आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक जाना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, गुजरना पड़ेगा, लेकिन यहाँ से यहाँ जाना पड़ेगा आपको। ऐसे अगर मैं इसकी बात करूँ ना, ऐसे जाना पड़ेगा। अब कुछ लोग कोशिश कर रहे होते हैं कि हम इंसान AI के ऊपर देखते हुए हम कह रहे हैं कि अगर ये HTML बना रहे, ये वेबसाइट बना रहे, तो हमें यहाँ जाने की क्या जरूरत है, हम डायरेक्ट जाके वुमेन ऐसे जाके इसको बोले कि मुझे एक वेबसाइट चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। हम क्या करेंगे, हम जल्दी जल्दी से यहाँ आएंगे। यहाँ आने के बाद हम इस चीज के बेसिक को समझ लेंगे पहले, और जो जब बेसिक समझ जाएंगे और बेसिक के बाद जो हमें ये कोड दे रहा होगा ना वेबसाइट, तो हमें इसके बारे में पता होगा, तो इसके अंदर हम मॉडिफिकेशन कर सकेंगे। देखो, डेवलपमेंट के अंदर दो चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक है हमारे पास डेवलपमेंट, डेवलपमेंट सही लिखा ना मैंने, और एक हमारे पास है मेंटेन। आज के जमाने में ना, आज के जमाने में सबसे मुश्किल काम क्या है कि किसी भी वेबसाइट को क्या करना है, मेंटेन कर देना। सबसे मुश्किल काम ये मेंटेन करना है, ना कि डेवलप करना। डेवलप हमारे लिए कौन कर रहा है, उसको मेंटेन आप तब कर सकोगे जब आप यहां से गुजर चुके हो। अब यहां से गुजरने के पास आपके पास दो ऑप्शन है। कितने ऑप्शन है, दो। या तो आप ऐसे करो, यू शुड बी अ वेरी स्मार्ट लर्निंग गाय। अगर आप स्मार्ट लर्नर नहीं है ना, आप पीछे रह जाओगे। स्मार्ट लर्नर से क्या मुराद है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप फ्रंट एंड की जॉब देखते हो ना, आजकल फ्रंट एंड की जॉब, तो फ्रंट एंड की जॉब में हमारे पास HTML, CSS और क्या आता है, इसको ही फ्रंट एंड बोलते हैं बस। लेकिन आप जो है ना, अभी अभी जो मार्केट में सिचुएशन चल रही है वो क्या हो रही है, वो कह रहे हैं कि भाई आप जो HTML लिख रहे हो, CSS लिख रहे हो, इससे लिखने के और तरीके आ गए, इसके लिखने के मजीद सारी तरीके। क्या आप उस तरीकों को जानते हो? लेकिन अगर आप बोलो कि नहीं, मैं एक वेबसाइट बनाऊंगा 5 महीने में, लेकिन खुद से बनाऊंगा, H1 भी खुद से लिखूंगा, उसने वो बोलेगा भाई जाओ, क्लाइंट सर पे खड़ा है, उसको काम चाहिए। तो उसको काम चाहिए, फिर आपके पास दो ऑप्शन आ गए, या तो पूरी आप AI से बना के उसको दे दो। जब आप यहाँ से ऐसे आओगे ना, फिर उसको ये करना इंतहाई मुश्किल हो जाता है। मेंटेन करना क्या हो जाता है, इंतहाई मुश्किल हो जाता है। तो मेंटेन करने के लिए आपने कम से कम किसी भी ओवरव्यू से पहले जाना पड़ेगा, उसके बेसिक, उसके डॉक्यूमेंट्स, उसकी सारी चीजें पढ़नी पड़ेगी आपको। जब आप इसको पढ़ेंगे फिर आप उसको मेंटेन कर सकेंगे। आप उसको क्या कर सकेंगे, मेंटेन कर सकेंगे। अब मेंटेन करने के लिए आपको कम से कम प्रोग्रामिंग आनी चाहिए। अगर आपको प्रोग्रामिंग आती है, और प्रोग्रामिंग कैसे, स्मार्ट लर्निंग। स्मार्ट लर्निंग से मुराद क्या है कि अगर कोई पहले जमाने में बिफोर ChatGPT अगर कोई HTML 10 महीने में सीख रहा था, तो अब वो 2 दिन में सीख सकता है। आप ChatGPT से जाओ, आप उनसे बातें करो, मुझे ये समझना है, मुझे ये समझना है, मुझे HTML के वो टेक्स्ट देखो जो अभी इस्तेमाल हो रहे हो और किसी वेबसाइट के लिए इनफ हो, बस। आप वो इंपॉर्टेंट चीजें सीखो, स्मार्ट लर्निंग, आगे मूव करो, आगे मूव करो, CSS की तरफ जाओ। जब जावास्क्रिप्ट आ जाएगी ना, जावास्क्रिप्ट, यहां से आप जो है ना AI से क्या हो जाओ, खत्म। AI से इसको क्या बोल दो, टाटा बाय। जब ये AI, ये जावास्क्रिप्ट आपकी अच्छी हो गई, बहुत ज्यादा अच्छी हो गई, तो आप एज ए डेवलपर काम कर सकते हो। क्योंकि ये जो जावास्क्रिप्ट है ना, ये वेबसाइट नहीं है, ये लैंग्वेज है। आपकी लैंग्वेज बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। लैंग्वेज जब स्ट्रॉन्ग हो जाएगी तो आपकी कमांड बहुत अच्छी हो जाएगी। और जब एक जावास्क्रिप्ट अच्छी हो गई ना, इसके बदले में आपको क्या मिलेगा, आपको पाइथन मिलेगा, आपको स्विफ्ट मिलेगा, आपको आपको क्या मिलेगा, आपको रूबी मिलेगा, आपको C++ मिलेगा, आपको C# मिलेगा, आपको जावा मिलेगा। ये सारी चीजें आपको मिलेगी। सिर्फ इसके और इन सब के लिखने का तरीका का फर्क है, बस, और कुछ भी नहीं है, लिखने के तरीके का फर्क। आप यूजर से इनपुट लेते हो, वो ये भी लेता है, वो ये भी लेता है, और ये बाकी भी लैंग्वेजेस भी लेता है। तो यू शुड बी अ स्मार्ट लर्निंग गाय। बहुत ज्यादा ट्रिक्स इसके अंदर आपने सीखनी है। आपने इसके स्ट्रक्चर को ज्यादा तरफ फॉलो करना है। क्या फॉलो करना है,
स्ट्रक्चर। देखो जो जो चीजें आप लोगों के लिए रिक्वायर्ड है ना अभी के लिए, आपके लेवल के लिए और हमारे लेवल के लिए, वो सबसे पहले क्या है कि भाई आप सबसे पहले करो स्मार्ट लर्निंग। जितना जल्दी हो सके, जितनी ज्यादा जल्दी चीजों को पिक कर रहे हो उसको पिक करो जल्दी जल्दी। दूसरा आपके लिए क्या हो सकता है कि आप एक काम करो कि आप अपनी लॉजिक अच्छी करो। लॉजिक का मतलब क्या है? थिंकिंग पावर। थिंकिंग पावर अच्छी करो अपनी, कि आप कोड सोचता कैसा है, एज अ डेवलपर सोचता कैसा है, लर्निंग पावर। तीसरा काम आपने क्या करना है कि आप आने यहाँ पर और आपने खूब खूब इसकी क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। खूब क्या करनी है भाई? प्रैक्टिस। और स्पेशली जो प्रैक्टिस आपने करनी है ना 4 से 5 महीने लगातार लगातार, वो आपने सिर्फ करनी है जावास्क्रिप्ट। सिर्फ जावास्क्रिप्ट की प्रैक्टिस करनी है 4 से 5 महीने, विदाउट चैट जीपीटी, विदाउट क्रिएटिंग अ सिंपल वेबसाइट्स, कुछ भी नहीं करना। जब आप ये सारी चीजें हो जाएगी ना आपकी, फिर आप आ जाओ, आप उसको बोल दो कि एआई एआई यहाँ खोल दो। आप, मैं आता हूँ यहाँ पर और इसको बोलता हूँ कि मुझे सिंपल सिंपल HTML CSS पोर्टफोलियो दे दो। पोर्टफोलियो, अब पोर्टफोलियो में क्या होता है? मेरा डेटा होता है। मैं सिंपल आया यहाँ पर, मैं गया अपने रिज्यूमे के ऊपर। रिज्यूमे और सीवी के बारे में फर्क तो पता होगा आप लोगों को। रिज्यूमे हमारे पास वो होता है जिसमें हमारे पास स्पेसिफिक फील्ड, एज अ डेवलपर, एज अ टीचर, सारी रिक्वायरमेंट होती है। और सीवी जिसके अंदर आपका पूरा डेटा होता है, उसमें स्किल्स भी आती है, एजुकेशन भी आती है, सारी चीज़ें भी आती है। ये मैंने इसको डेटा दे दिया। HTML और CSS से मैं सिर्फ क्या बना रहा हूँ? पोर्टफोलियो बना रहा हूँ। अब देखो, अब आपने सारे HTML CSS की डॉक्यूमेंट्स पढ़ ली थी, ये आपको वेबसाइट दे देगा कि आपकी वेबसाइट ऐसी होगी, इंडेक्स होगा, HTML होगा, फाइल स्ट्रक्चर, ये सारी चीजें दे देते। अब आपको ये पता होगा कि भाई ये करता क्या है, सही है, ये स्टाइल क्या करता है। अगर आपको स्टाइल स्टाइल पेज कनेक्ट करना ही नहीं आ रहा, HTML के साथ CSS कनेक्ट करना नहीं आ रहा, तो आप बेकार होगा। इसने आपको ये बताया कि आपकी फाइल ऐसी होनी चाहिए। अब आपको ये नहीं पता कि ये क्या होता है, ये फोल्डर स्ट्रक्चर, ये पेरेंट फोल्डर है, ये उसके दोनों क्या है, चाइल्ड है। तो ये पूरा कोड इसने दे दिया, देखो ये पूरा इसने दे दिया। HTML, मैं यहाँ पर सिंपल आके HTML दे देता हूँ, ये HTML आया। अब इसके साथ देखो CSS की फाइल है, अब CSS की फाइल है नहीं, तो ये कर रहा हूँ क्रिएट फाइल। अब ये कौन कर रहा है मेरे लिए? ये मैं खुद कर रहा हूँ, इसने कुछ भी नहीं बताया, इसने सिर्फ डेटा दे दिया। मैंने कॉपी किया, यहाँ पर आ रहा हूँ, मेरी वेबसाइट बन गई। ये देखो, ये वेबसाइट बना दी इसने। इब्राहिम खान सॉफ्टवेयर इंजीनियर और लैंग्वेज वर्किंग एक्सपीरियंस मुझे डाल दी, बात खत्म, CV मेरी बन गई। अच्छा अब मुझे क्या करना है? मैं चाह रहा हूँ यार यहाँ जो ये है ना इब्राहिम खान, ये इब्राहिम नहीं आना चाहिए, डायरेक्ट लिखा हो सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो क्या करूँ? नहीं, आप तो AI के हो, आप तो AI के हो, आपको टाइटल पता ही नहीं है, तो मैं क्या करूँ यहाँ पर, क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? हाँ, मैं इसको एक और प्रॉम्प्ट दूंगा। मैं इसको दोबारा बोलूंगा कि भाई मुझे टाइटल चेंज करना है, टाइटल का नाम चेंज करना है, तो दोबारा प्रॉम्प्ट दे, सारी चीजें करो। अब मुझे फिर भी समझ नहीं आया कि इसने चेंजेस कहाँ पे की। तो आपको इतना स्मार्ट होना चाहिए कि आप जल्दी जल्दी कुछ ही महीनों में HTML CSS सारी चीजें सीखो। उसके साथ फिर आप CSS सीखो, स्टाइलिंग क्या होती है। अगर मुझे इसको रिस्पॉन्सिव बनाना हो, तो ये मैं भी क्या रिस्पॉन्सिव होगा। अगर रिस्पॉन्सिव नहीं हो तो फिर इसको मैं रिस्पॉन्सिव कैसे बनाऊं, ये सारी चीजें करनी है। अच्छा, ये जब सारी चीजें आपकी हो जाएगी, HTML CSS सारी चीजें हो जाएगी, फिर भी मार्केट में आप मार्केट के लेवल तक नहीं पहुंचे, फिर भी आपको नीड होगी मार्केट के लेवल तक। क्योंकि अगर फ्रंट एंड डेवलपमेंट की भी अगर सिर्फ बात करूं ना, अगर मैं सिर्फ इंडीड पे जाके जहां पे लोग जॉब्स को सर्च कर रहे होते हैं, अगर मैं सिर्फ बोलूं ना कि फ्रंट एंड डेवलपर, तो देखो सिर्फ फ्रंट एंड डेवलपर की रिक्वायरमेंट क्या है, कराची। फ्रंट एंड डेवलपर देखो, रिएक्ट जेएस
फ्रंट एंड डेवलपर में जावास्क्रिप्ट की एक लाइब्रेरी होती है रिएक्ट, वो भी आनी चाहिए, और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। देखो, फुल स्टैक डेवलपर, एसोसिएट फ्रंट एंड इंजीनियर, वेब डेवलपर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ये देखो नोड जेएस डेवलपर। अब ये नोड जेएस क्या है, आपको लैंग्वेज आती है जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट किसी इन्वायरमेंट में काम कर रहे होते हैं उसको बोलते हैं नोड जेएस, जो कि बैकएंड के लिए होता है। अब देखो स्टार्टिंग सैलरी कितनी है, 2 लाख से 4 लाख। लेकिन भाई आप जो, भाई एक काम करो ना, हमारा हमारा मसला क्या है, हमारी लाइफ में जो ना हमारे साथ क्या मसला होता है, हमने एडमिशन लिया वेब डेवलपमेंट में, हमने किस में एडमिशन लिया, वेब डेवलपमेंट में। हम जब क्लास में आ गए तो किसी ने बातें की कि भाई एआई एंड डेटा साइंस में कुछ चीज होती है, क्योंकि ये सारा कौन बना रहा है, एआई। हमने यहाँ से की छुट्टी, हमने क्या की, और हम कहाँ चले गए, एआई एंड डेटा साइंस। अब एआई एंड डेटा साइंस जो स्टार्ट होती है वो हमेशा किससे होती है, पाइथन से। तो पाइथन क्या है, लैंग्वेज, और लैंग्वेज को सीखने के लिए आपको पहले ब्राउजर का स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा, और ब्राउजर को स्ट्रक्चर समझने से पहले आपको क्या पढ़नी पड़ेगी, तो फिर यहाँ पे आओगे। बात समझ आ रही है। तो आप अगर स्मार्ट गाय हो ना, तो जल्दी जल्दी से HTML सीखो, जावास्क्रिप्ट सीखो, CSS सीखो, मूव करो, आगे मूव करो, आगे मूव करो। जरूरी नहीं है कि आप लोगों में से हर बंदा डेवलपर बने, कितने जॉब्स है मैं आपको गिनवा नहीं सकता। देखो भाई, आजकल जो मार्केट में डिमांड है ना, वो ज्यादा डेवलपर की नहीं है, ज्यादा डेवलपर की नहीं है डिमांड। डिमांड किस चीज की आजकल बहुत ज्यादा है, आजकल है डेवऑप्स की। क्या है, डेवऑप्स, डेवलपमेंट एंड ऑपरेशंस। आपने कोई चीज बनाई, आप उसको ऑपरेट भी कर रहे हो, ऑपरेट में मेन चीज क्या आ रही है, मेंटेन करना। और वो हमने ऊपर बात कर ली कि मेंटेन करना इज मोस्ट इंपोर्टेंट। बात समझ आ गई है। आप अगर डेवऑप्स की बात करते हो तो डेवऑप्स को छोड़ दो, डेवलपर को भी छोड़ दो, आप बन जाओ सेल्स, सेल्स के बंदे। मैं एक बंदे को ऐसे जानता हूँ जिसकी 16 लाख रुपए सिर्फ सेल्स की तनख्वाह है। प्रोजेक्ट आया, काम लिया और डेवलपर को दिया, उसकी कमीशन अलग। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ, सेल्स। अच्छा, वो जो सेल्स है ना, वो सिर्फ क्लाइंट से काम लेते हैं, क्लाइंट को बता रहे हैं कि हम आपके लिए वेबसाइट बताएंगे। अगर क्लाइंट ने बोला कि ये जो आप वेबसाइट बना रहे हो, ये कौन से लैंग्वेज पे बना रहे हो, आप तो सिर्फ सेल्समैन हो, आप, और आपकी सिर्फ स्पोकिंग अच्छी है, आपको सिर्फ इंग्लिश अच्छी आती है बस, फिर आप उसको बोलोगे कि सबर, लेट मी टू आस्क फ्रॉम अ डेवलपर। आप उसको क्या बोलोगे, ये बोलोगे ना भाई कि मुझे डेवलपर से पूछने दो कि मैं ये कौन से लैंग्वेज पे बना रहा हूँ। क्योंकि आजकल जो बंदा काम दे रहे हैं ना, और मार्केट में काम ले रहे होते हैं, उसको ये भी पता होता है कि ये वेबसाइट बनती किस पे, इसके अंदर जो डेटा होगा वो कौन सा होगा, आपने AWS पे रखना है या कहाँ पे रखना है इसको, उसको ये भी पता होता है। तो अगर आपने बोला कि सबर मैं डेवलपर से पूछता हूँ, तो आपकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन अगर आप सेल्स इंजीनियर हो, आप क्या हो, मार्केट में इस बंदे की बहुत डिमांड है। मैं एक डॉक्यूमेंट इसमें पढ़ रहा था, उसमें एक अंग्रेज ने बोले कि भाई हम जब सेल्स वाले बंदे बैठे होते हैं ना, हम जब क्लाइंट से बातें कर रहे होते हैं कि हम आपके लिए ये बनाएंगे, तो वो आपसे सवाल पूछता है कि इस वेबसाइट के अंदर ये मसला आ रहा है, ये आ रहा है, तो सेल्स वाला क्या कर रहा होता है, वो बोल रहे कि हम इसको सही कर लेंगे। लेकिन उसने बोला कि जब ये जुमला मैं किसी से सुनता हूँ हमारे टीम में कि एज अ इंजीनियर या एज अ डेवलपर, और मैं सेल्स इंजीनियर आपसे ये बात कर रहा हूँ, तो उस बंदे की डिमांड ज्यादा होती है। अगर कोई बंदा सेल्स का हो, काम लाता हो और वो टेक्निकल भी हो, तो ये प्लस पॉइंट है। अगर आप कोई सॉफ्टवेयर कंपनी भी बना रहे हो ना, अगर कोई एजेंसी भी बना रहे हो, और आप कल को क्या हो, CEO बन रहे हो, और अगर आप टेक्निकल हो, आप क्या हो, तो आपकी कंपनी क्या करेगी, बूम करेगी। आपको सारी चीजें पता होंगी कि डेवलपर क्या कर रहा है, क्या काम कर रहा है। लेकिन इसको समझने से पहले आपको क्या बनना पड़ेगा, इसको बनने से पहले क्या बनना पड़ेगा, और डेवलपर को बनने से पहले आपकी क्या अच्छी होनी चाहिए, और जावास्क्रिप्ट से पहले क्या होनी चाहिए, अच्छी। और आप ये सारी चीजें जो जल्दी जल्दी सीख रहे हो, मार्केट में मार्केट बहुत आगे चली गई है। हम जो काम कर रहे हैं ना, हम 3 साल पुराना काम कर रहे हैं। अंग्रेजों के पास चाइना में, जापान में, और वहां पे क्लास 4 में प्रोग्रामिंग होती है। हम कहते हैं बिलगेट्स सेकेंड ईयर में फेल हुआ था, फिर उसने कंपनी बना दी। ऐसा कुछ नहीं है। बिलगेट्स जब 4 क्लास में था, बिलगेट्स की एज पता नहीं कितनी है, 80+ होगी। वो जब 4 क्लास में था, तो वो कितने साल पुरानी बात कर रहा हूँ, वो क्लास 4 में कोडिंग करता था, क्लास 4 में, तब जाके उसने माइक्रोसॉफ्ट बनाया था। तो अभी भी वहां पर ये चल रहा है बाहर ममालिक में,
क्लास 2 3 4 5 6 को क्या करवा रहे होते हैं, कोडिंग करवा रहे होते हैं, लॉजिक बिल्डिंग। क्यों? उसको ये भी अंग्रेजों ने चैट जीपीटी बनाया, उसको ये नहीं पता कि हम जब ये सारी चीजें बनवा रहे हैं हमारे बच्चे क्यों ये पढ़ रहे हैं, उसको हम एआई सिखा दे। नहीं, उसको बोलते कि आप 2 3 साल सिर्फ क्या करो, लॉजिक लॉजिक लॉजिक। और लॉजिक तब आएगी जब हम खुद कोड करेंगे, उस कोड में मसले आएंगे, उस मसलों को सोल्व करेंगे तो हम अच्छे हो जाएंगे। आप चैट जीपीटी को बोलो इसमें मुझे क्या मसला पेश आया, मैंने एक प्रॉम्प्ट दिया, उसने सीवी बना दी, इसमें क्या मसला है, कुछ भी मसला नहीं है। नहीं, मैं अगर कोई यूआई की बात करूं इसमें क्या इशू है, कुछ भी नहीं है। अब इसने ये लिस्ट कैसे बनाया, ये मुझे देखना पड़ेगा। ये इसने कैसे बनाया कि ये हेडिंग है, ये बीच में ये है, और फिर ये मुझे देखना पड़ेगा। इसमें कोई मसला ही नहीं है। लेकिन अगर मैं ये खुद बनाने बैठ जाऊं ना, खुद बनाने बैठूं, और मैं एक टैग भी इस्तेमाल ना कर पाऊं, तो मेरे पास बहुत मसले आएंगे कि भाई ये टैग काम क्यों नहीं कर रहा। और जब वो काम आपने सोल्व कर दिया तो यू विल बी अ चैंपियन। एक एरर आप सोल्व करो, कोडिंग आप स्टार्ट करो, एक एरर आप, मसला है आपके पास, आप उसको सोल्व कर रहे हो, सोल्व कर रहे हो, 2 दिन बाद आपने मसला सोल्व किया, 2 दिन में जो आपने स्ट्रगल की है ना, वो आपके काम आएगी। जो बल्ब बनाने वाला था, कौन था, थॉमस एडिसन, क्या नाम है, उस बंदे ने 100 मरतबा बल्ब बनाया, उससे नहीं बना। 101 मरतबा उसने क्या किया, बल्ब बना। अब 101 मरतबा जब उससे बल्ब बना ना, उसके दिमाग में 100 तरीके और आ गए जिससे बल्ब नहीं बनता। अब अगर आप सारे मिलके उसके साथ बैठो ना, आप स्टार्टिंग से स्टार्ट कर लो कि भाई मैं ये तरीके यूज कर रहा हूँ, वो बोलेगा कि नहीं बन सकता। उसने एआई से थोड़ी पूछा, उसने क्या किया, खुद एक्सपीरियंस किया कि भाई 100 तरीके ऐसे हैं जिससे बल्ब नहीं बन सकता। तो अगर आपके पास यहाँ पर कोई एरर आ जाए और आप उसको सोल्व नहीं कर पा रहे हो, 15 दिन बाद आपने उसको सोल्व कर दिया, अगर कोई और बंदा डेवलपर होगा और आप उसके क्यूए कर रहे हो, उसको सोल्व कर रहे हो, तो आपको पता होगा कि इसने यहाँ पर गलती की होगी, आप उसको बता दो भाई ये आपने गलती की है। इसके भी एक फील्ड है और इसको हम कहते हैं यहाँ पर क्यूए। इसको क्या बोलते हैं, क्यूए। इसकी भी बहुत डिमांड है, क्वालिटी एश्योरेंस इसको बोलते हैं क्यूए की, इसकी भी बहुत डिमांड है। अगर मैं यहाँ पर सर्च करूँ क्यूए, क्यूए इंजीनियर, ये क्या कर रहा होता है, डेवलपर ने वेबसाइट बना दी, उसकी टेस्टिंग, उसकी सारी चीजें ये कर रहा होता है क्यूए इंजीनियर। अब देखो, टेस्टिंग क्यूए इंजीनियर, मोबाइल टेस्टिंग कर रहा हूँ, क्यूए इंजीनियर ऑटोमेशन, कोई सैलरी वैलरी मेंशन नहीं है ताकि हम खुश हो जाए थोड़ा सा। ये ना, देखो सीनियर क्वालिटी एश्योरेंस, 2 साल एक्सपीरियंस, 60,000 से 1.5 लाख तक। और ये एवेंजर सोल्यूशन। इससे एक बात और याद आ गई, मेरे एक दोस्त है, वो कह रहा है कि एक दोस्त है, एक दोस्त, वो एवेंजर सोल्यूशन में सिर्फ फ्रंट एंड डेवलपर है। सिर्फ क्या है, उसकी सैलरी है 1,90,000 रुपए स्टार्टिंग सैलरी, उसको गाड़ी भी दी है। सिर्फ फ्रंट एंड डेवलपर, बैकएंड वो जानते ही नहीं है। लेकिन फ्रंट एंड में भाई, फ्रंट एंड कैसा वाला, फ्रंट एंड वाला, सही फ्रंट एंड। अगर उसको बोले कि भाई ये वेबसाइट इस पे बनाओ, वो बोलेगा बना देता हूँ, इसमें इसको बनाओ, वो बना देता हूँ। हमारे दिमाग ये है ना, हम 2 3 दिन डेवलपमेंट सीख लेते हैं, तीसरे दिन एआई के बारे में सुन रहे होते हैं, चौथे दिन डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, तो कंफ्यूज हो जाते हैं। आप अगर किसी भी फील्ड के अंदर जा रहे हो तो आपने उसके अंदर डेप्थ में जाना पड़ेगा। अब अभी अभी हम जावास्क्रिप्ट सीख रहे हैं ना, सारी लैंग्वेजेस, सारी टेक्नोलॉजी सब छोड़ दो, सिर्फ लॉजिक अच्छी करो, लॉजिक अच्छी करो, लॉजिक अच्छी करो। मैं बहुत सारे दोस्तों को ऐसे जानता हूँ कि एआई के ऊपर इतने जबरदस्त वेबसाइट्स मार्केट में काम कर रहे हैं, बहुत जबरदस्त, लेकिन किसी जगह इंटरव्यू के लिए जाते तो इंटरव्यू वाले हमेशा एक ही चीज में फंसा रहे होते, और वह हमारे पास जावास्क्रिप्ट। भाई फॉर लूप चला के दिखाओ, ये एरर सोल्व करके दिखाओ। तो अगर आपकी लॉजिक ही अच्छी, हाँ उसको बोल दो कि भाई मैं एआई से जो है ना ऐसे ऐसे कार्ड बना देता हूँ, ऐसी ऐसी वेबसाइट, मुझे 5 मिनट दो, ऐसे बना दूंगा। वो बोलेगा भाई आपको जब ये नहीं आती, आपको ये नहीं आती, आप इस वेबसाइट को मेंटेन कैसे करोगे। अब जब आप कोड लिखते हो, आपने चैट जीपीटी से कोड बनवाया, उसने 10 लाइन का कोड दे दिया, अब आपकी थिंकिंग पावर अच्छी है, उसको आप 2 लाइन में भी कन्वर्ट कर सकते हो। रीडेबल कोड, आपका रैम जगह कम ले, वेबसाइट ज्यादा हेवी ना हो, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। तो किसी भी चीज में आप डेप में जाओगे ना, तो आपको जल्दी जल्दी कंसेप्ट आएगा। और शुड बी स्मार्ट, शुड बी स्मार्ट, आप जल्दी जितना अच्छे करके देखो वो आप कर सकते हो। हमारा मसला क्या है, हम यहाँ पर तफरी कर रहे होते हैं, 7 महीने 8 महीने कोर्स किया, जब जावास्क्रिप्ट एडवांस शुरू हो गई, एप्लिक
ये अप्लाई करना स्टार्ट हो गई, फिर हम वहां पर फंस जाते, फिर हम कहते यार किसी और सर का या इस सर का तो समझ ही नहीं आ रहा था। हाँ, अगर मेरे पास लैपटॉप होता ना, मैं बहुत बेहतरीन सीख लेता, लैपटॉप ही नहीं था, बाइक होता तो बस वो बस में आ रहा जा रहा था, टाइम ही नहीं। ये बहाने फिर शुरू हो जाते, ये बहाने, सिंपल लाइफ के बहाने। वो हमारे सीओए कंपनी के वो जबरदस्त मिसाल दे रहा था, उसने बोला यार इब्राहिम जिंदगी में दो ही काम है, एक काम है, एक काम बस। अब ये कुर्सी पड़ी हुई है, सही है, ये मेरी लाइफ चल रही है, मैं आगे आ रहा हूँ, मैं फंस गया, अब क्या करूँ, मैं हटाने की मेरे पास ताकत नहीं है। तो बहाने ना बहाने, ये जो लाइफ में होते हैं, ये नहीं कर पाया, ये नहीं कर पाया, ये सिर्फ हमारे पास वो बहाने होते जो हम कुछ नहीं कर रहे होते और आखिरी में उसको बताने के कुछ पॉइंट्स होते बस। वरना आप अगर यूट्यूब खोलो ना, यूट्यूब हर चीज अवेलेबल है, सिर्फ टाइम मांगता है और आपकी सिंसियरिटी मांगता है, बस आपकी डिसिप्लिन मांगता है। तो हम एआई की तरफ मूव कर रहे हैं, चाहे फिर हम एआई को यूज कर रहे, कुछ भी कर रहे हैं। अब मैं अगर आपको वेबसाइट खोल के दिखाऊं तो 90% कुछ चेंजेस कर रही है, उसको इसको ही बोल देता हूँ, लेकिन उसको 15 मरतबा पढ़ता हूँ कि भाई ये क्या कर रही है, ये बंदा क्या कर रहा है, वो जो चीजें नहीं आ रही होती वो रिमूव करके वो अपडेट कर देता हूँ। लेकिन हमें पहले ये पता है कि फंडामेंटल्स क्या होते हैं, फंडामेंटल्स शुड बी स्ट्रॉन्ग। अगर फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है तो क्या करो, अब फंडामेंटल के लिए क्या करना है, हम ये फॉर्म पढ़ रहे हैं ना हम अभी, अब तो फॉर्म के फंडामेंटल्स अच्छे होने चाहिए। वो कौन कौन से टैग है जिससे फॉर्म नहीं बनता, वो कौन कौन से टैग है जिससे फॉर्म का डेटा सही आ रहा होता है, वो कौन सी वैलिडेशन हम यूज करें उसमें ये आ रहा होता है, सारी चीजें। तो यहाँ पर ये सारी चीजें करनी पड़ेगी। अब देखो अगर मैं फॉर्म को यूज करूँ तो फॉर्म के हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। अगर आपसे कोई बंदा पूछे यार इस फॉर्म के जो है ना बैकएंड से नहीं फ्रंट एंड से कोई शो करवा दो कि ये इसको फिल करो, तो उसके कौन कौन से बेस्ट प्रैक्टिसेस होगी, मेंटेन करना और बेस्ट प्रैक्टिसेस, ये दो काम मार्केट में तो हाई भी होगा। किसी चीज को मेंटेन करना और बेस्ट प्रैक्टिसेस अप्लाई करना, वो है ही नहीं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, डीप लर्निंग, डीप लर्निंग, लर्निंग करो, डॉक्यूमेंट्स पढ़ो, चीजें क्या आ रही है, मसले क्या हो रहे हैं वो पढ़ो। तो जब ये सारी चीजें हो गई फिर एआई को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी तो एआई वेबसाइट्स बना रही है लेकिन उस वेबसाइट को मैं डिलीवर ही नहीं कर सकता। हाँ, मेरा काम आसान कर रहा है, अगर मुझे 3-4 पेजेस बनाने वो बना देगा। इन तीनों का कनेक्शन कैसे होगा, पहले क्या चीज आएगी, वो चैट जीपीटी को थोड़ी पता है, वो किसी कर्सर को थोड़ी पता है, वो हमें पता होगा। यूजर एक्सपीरियंस क्या चीज होती है, वो चैट जीपीटी को थोड़ी पता है। अगर कोई यूजर है उसको कैसे पता कि आपकी वेबसाइट को कैसे गेन किया जाए, वो सारी चीजें उनको नहीं पता, वो सारी आपने एक्सपीरियंस लगानी होगी, वो आपके पास आएगी लॉजिक से। तो ये सारी चीजें जल्दी जल्दी से सीखे, आगे बढ़े। जो चीज अभी हम पढ़ रहे हैं ना उसमें से 80% डिप्रिकेटेड है, 80% अभी यूज, उसके अल्टरनेट आ गए। अपडेशन हो रही है ना दुनिया में, हर चीज नहीं आ रही है, लेकिन अपडेशन किस पे आती है, उसकी बुनियाद वो पुराने पे ही होती है। आपने HTML4 सीखा, HTML4 नहीं सीखा तो HTML5 की जो अपडेशन है ना वो HTML4 के ऊपर ही डिपेंडेंट है। अगर आप डायरेक्ट HTML5 सीख रहे हो तो आपको मसला हो जाएगा, लेकिन ये जो बुक हम पढ़ रहे हैं इसमें HTML4 को ही अपडेट करके दिखा रहे हैं। तो बेस्ट प्रैक्टिस आप इसको जल्दी जल्दी से पढ़ो कि क्या होता है। तो बात समझ आ गई थोड़ी सी। तो एआई सारी चीजें कर रही है, उसको मेंटेन करना, उसकी अच्छी प्रैक्टिसेस गेन करना, यूजर एक्सपीरियंस जो इंसान सोचता है वो एआई नहीं सोच रहा होता। एआई के अंदर एक चीज और आ गई, पहले एआई जब हम यूज कर रहे होते थे तो एआई हमें डायरेक्ट प्रॉम्प्ट देता था, अब एआई नीचे ही कुछ लिख रहा है। ये देखो, अगर मैं यहाँ ये नहीं, ये कुछ और दिखाना चाह रहा हूं, ये देखो, ये अभी प्रॉम्प्ट दे रहा है मुझे, लेकिन इसने क्या लिखा नीचे, चैट जीपीटी कैन, ये पहले नहीं होता था, पहले जब एआई आया ना ये नहीं लिखा हुआ था। जब एआई को टेस्ट करना, सारी चीजें यूज कर रही है ना, तो इसमें इसके अंदर भी बहुत सारे बंड आ गए, क्योंकि प्री ट्रेंड है, इसके पीछे कोई आदमी नहीं बैठा हुआ, ये डेटा को एनालाइज करके आपको डेटा दे रहा है, तो ये प्री ट्रेंड है बस। बात समझ आ रही है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एआई के ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा, एआई को सीखना पड़ेगा, और एआई को यूज कैसे करते उसके ऊपर, उसको कंट्रोल कैसे करते वो सीखना पड़ेगा। अब हमें कोई चीज नहीं पता, वो एआई से पूछे तो बहुत बड़ा नुकसान है। अगर कोई चीज नहीं पता, हाँ कोई चीज पता हो उसको अच्छे से और सीखना, एआई को एज अ टीचर समझ लो कि मुझे ये सारी चीजें कर रही है, लेकिन शुड बी स्मार्ट स्मार्ट स्मार्ट, जल्दी जल्दी से सीखो
जो चीजें अपडेट हो गई है, ताकि हम आपको वो सारी चीजें दिखा दें कि आप ये देख रहे थे, ये सारी चीजें देख रहे थे, इसका अल्टरनेट ये है, इसका अल्टरनेट ये है, अब ये करो ये करो। क्योंकि लोग अभी इसके अंदर एडवांसमेंट वो सारी चीजें कर रहे हैं और वो सारी चीजें रख रहे हैं इसके अंदर। बात समझ आ रही है? तो ये सारी चीजें थी, इसको थोड़ा सा देख लेना। अच्छा जी, हम यहाँ पर थे कि बटन हमने बना लिया पिक्चर्स के लिए। अब हम क्या करेंगे कि अपलोडिंग फाइल्स, किसी भी फाइल को क्या कर देना, अपलोड कर देना। वो कैसे अपलोड करते हैं कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आता हूँ और इसको मैं बोलता हूँ कि भाई आप एक इनपुट ले लो, मुझसे एक इनपुट ले लो, लेकिन उसकी जो टाइप होगी ना वो मैं आपको कोई फाइल दे रहा हूँ। आपको क्या दे रहा हूँ? तो आपकी टाइप क्या होगी? अब ये खुद कुछ बिहेवियर करेगा। क्या करेगा? बिहेवियर कुछ ऐसे करेगा कि आपको ये एक फाइल दे देगा। ये देखो, अब ये इसने खुद दे दिया नो फाइल, हालांकि मैंने यहाँ कुछ नहीं लिखा। ये इसकी खूबसूरती है। बात समझ आ रही है? मैं जब इस पे क्लिक करता हूँ तो ये बोलता है कि भाई फाइल दे दो। अब मैंने इसको ये दिया, इसके ऊपर ये कार्ड आ गया। अब जब ये क्लिक हो जाए, डेटा चला जाए, सारी चीजें, इसको हम जावास्क्रिप्ट में देख लेंगे। तो ये फाइल के लिए अगर कोई अपडेशन करनी हो तो आप टाइप इसकी क्या रखो, फाइल। जी नहीं, सिर्फ फाइल। फोल्डर मतलब ले लो, वो भी फाइल्स होती है। देखो कभी भी आप अगर नेटलिफाई में कुछ चीज डिप्लॉय कर रहे हो तो हम उसको तो दे रहे होते हैं फोल्डर, लेकिन वो फोल्डर से फाइल्स को कैच कर रहा होता है। वो क्या कर रहा होता है? फाइल्स को। आप इसके, आप ये कहना चाह रहे हो कि यहाँ मैं ऐसे कर दूं, चूज फाइल, और इसको मैं फोल्डर दे दूं। आप इसको देख सकते हो, ये दे दो, ये देखो। अब ये कह रहे हैं कि इसकी स्पेसिफिक क्या है, फोल्डर के अंदर फोल्डर है। आप इसके अंदर अभी सिर्फ क्या दे सकते हो, फाइल। फोल्डर के लिए हमारे पास फोल्डर की फाइल देखनी पड़ेगी, सही है। और वो हमारे पास सिंपल स्ट्रक्चर में नहीं हो सकता, वो जावास्क्रिप्ट सही होगी कि आप उसके अंदर ड्रैग और ड्रॉप करके फोल्डर दे दो और फोल्डर से वो फाइल ले लें, सही है। अच्छा, ये कह रहे कि हाउ वेबसाइट्स वर्क, और कहाँ है भाई, ये कहाँ चला गया, फॉर्म्स। कहाँ पे, फॉर्म्स, यहाँ पे थे ना, 7 चैप्टर। आप देखिए कि फॉर्म को इस्तेमाल कैसे करते हैं। अ यूजर फिल इन इन्फॉर्मेशन, एक बंदा आया, उसने यहाँ पर अपना नाम दे दिया, वो और डाल रहे तो सब में से कोई सिर्फ एक ही चीज सेलेक्ट होगी, क्योंकि रेडियो है। अभी हमने करके देखा, रेडियो करने के बाद जब आपका ये डेटा होगा तो ये जाएगा सेकंड स्टेप में। सेकंड स्टेप में क्या होगा, द नेम ऑफ ईच फॉर्म कंट्रोल इज सेंड टू द सर्वर अलोंग विद द वैल्यू द यूजर एंटर और सेलेक्ट। तीसरे में क्या होगा, द सर्वर। अब सर्वर क्या चीज है, एक होते हैं फ्रंट एंड जिसमें हम डेटा लिख रहे होते हैं, एक होते हैं सर्वर जिसमें डेटा सेंड कर रहे होते हैं। तो सर्वर क्या करेगा, उस इंफॉर्मेशन को गेन कर लेगा। अब गेन करने के लिए हमें कोई लैंग्वेज चाहिए होगी, तो हम PHP से भी कर सकते हैं, C++, C# से भी, जावा से भी कर सकते हैं, और जावास्क्रिप्ट से भी कर सकते हैं सर्वर पे डेटा भेजने के लिए। फिर क्या होता है, जब आप सर्वर पर डेटा भेज देते हो तो वहां से वो डेटा जाके इनपुट हो जाता है और वो सर्वर में डेटा आके ये आउटपुट दे देता है आपको। तो आप इसको क्या बोलते हो कि थैंक यू, यू वोटेड फॉर। आप ये कैसे हैंडल कर रहा होगा कि आपने इसको वोट दिया और आपका नाम ये है। वो जब हम बैकएंड पढ़ेंगे तो बैकएंड में हम सीख लेंगे कि आप जो नाम वहां सेव कर रहे हो वही मैसेज आपके पास आ रहा होता है। ये डेटा को मैनेज करेंगे दो तरीकों से, एक सर्वर से और एक क्लाइंट से, मतलब फ्रंट एंड से और बैकएंड से। ये इसका फ्लो होता है, इसलिए फॉर्म यूज किया जाता है। अब फॉर्म के अंदर दो तीन कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, उसको नोट कर ले। अब फॉर्म में है सेवरल फॉर्म कंट्रोल्स, कुछ बहुत सारे कंट्रोल्स इसके अंदर, इज गैदरिंग डिफरेंट इन्फॉर्मेशन। द सर्वर नीड्स टू नो विच पीस ऑफ इनपुटेड डेटा corresponds which with which फॉर्म एलिमेंट्स। जी भाई, सो रहा है? अबे क्या कर रहे हैं, बताता हूँ इसको सबर। तो ये है हमारे पास क्या होता है, सर्वर नेम पे क्या दे रहे होते हो आप,
यूजर नेम। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं यहाँ इसको बोलता हूँ नेम। तो आपके सर्वर में जो है ना, अगर मैं यहाँ पर कोई नाम दे रहा हूँ और मैं यहाँ दे रहा हूँ प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर क्या होता है? इंटर योर नेम, क्या दे रहा होता है? और यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया? टेक्स्ट। तो यहाँ पे क्या आ रहा है आपके पास? इंटर योर नेम। ये इसको कहते हैं प्लेस होल्डर। जब आप इस पे कुछ लिखेंगे तो ये प्लेस होल्डर गायब हो जाएगा। गूगल का भी एक प्लेस होल्डर होता है, ये रहा, सर्च गूगल और टाइप यूआरएल। जब मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये गायब हो जाता है। इसको प्लेस होल्डर कहते हैं। अब प्लेस होल्डर के अंदर जो चीज मैं लिख रहा हूँ ना, इसको समझने की कोशिश करें। जो चीज मैं लिख रहा हूँ सर्वर पर ये नहीं जाता। सर्वर पर हमारे पास इनपुट की जो फाइल है, फाइल के अंदर जो नेम लिखा होता है, ये नेम जाता है। ये क्या जाता है? अब ये जो नेम है ना, ये सर्वर इसको की की तरह ट्रीट कर रहा होता है। की किसकी तरह? की। और उसके अंदर जो वैल्यू हम लिख रहे होते हैं ना, अगर मैंने लिखा ये मैं यूजर नेम लिख रहा हूँ, मैं क्या लिख रहा हूँ, तो उसकी जो वैल्यू होगी ना वो यूजर नेम से कैच कर रहा होता है सर्वर हमें। इससे सेव के यूजर नेम के अंदर कोई वैल्यू आएगी, तो इन दोनों को ये एज ए की ट्रेड कर रहा होता है। तो ये हमारे पास एक एट्रीब्यूट हो गया और इस एट्रीब्यूट की क्या हो गई? ये वैल्यू हो गई। सर्वर पर हमारे पास ये जाती है ये, और सर्वर पर दिखती कैसी है? ये आपको अभी समझ नहीं आएगी, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी जब आप इसको जावास्क्रिप्ट में पढ़ेंगे ना, कि आईडी, नेम, क्लास, इससे ये वैल्यू कैसे निकलती है। फिर आपको समझ आएगा कि आईडी का मतलब क्या था वहां पर और नेम का मतलब क्या था। अब देखो सिंपल मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं, मैंने यहां लिखा इब्राहिम। अब जब सर्वर पर टॉप पे सर्वर पर वैल्यू जाती है ना, वो ऐसे जाती है। वो कहते हैं कि यूजर नेम और इक्वल टू डैश, अभी खाली है, अभी क्या है। तो जब मैंने इसमें ये लिखा ना, तो सर्वर पर एक की होती है जिसका क्या नाम होता है? यूजर नेम। और उस की में क्या चला जाता है? इब्राहिम। अगर मैं आपको मोंगोडीबी दिखा दूं, एक डेटाबेस दिखा दूं, तो डेटाबेस में हम इस की को ऐसे सेट कर रहे होते हैं और उसकी वैल्यूज को यूजर से ले रहे होते हैं। तो ये हम फ्रंट एंड से ले रहे होते हैं और ये बैक एंड में हमने की रखी होती है। जब आप फेसबुक पे लॉगिन करते हो तो फेसबुक वाले भी ये कर रहे होते हैं। उसने एक की रखी हुई है जिसका क्या नाम है, और एक की और रखी होती है उसका क्या नाम है भाई? पासवर्ड। क्या नाम है? पासवर्ड। सही है। तो जब मैं ईमेल दे रहा हूं तो वो ईमेल चेक कर रहा होता है विद द हेल्प ऑफ ईमेल, और जब मैं पासवर्ड चेक कर रहा होता हूं तो सर्वर में उसने की रखी होती है पासवर्ड। अब की रखने के आसान तरीके, आपकी मर्जी, आप ऐसे भी रख दो। अब आप ईमेल को ऐसे भी रख दो, ईमेल को, ये उसकी एक यूनिक क्या है? की है। तो इसी तरह इनपुट नेम पे भी मैं जो चीज रख रहा हूं, यहाँ पर मैं क्या रख रहा हूँ? नेम। यहाँ मैं क्या रख रहा हूँ? और नेम की जो की है हमारे पास वो क्या होगी? यूजर नेम। इस बुक में भी यही बता रहे हैं, अगर आप अभी समझे, एक नेम है हमारे पास और इस नेम की क्या है? जो वैल्यू इसने ऊपर फॉर्म में दिया थी ना, फॉर्म में दी थी, वो सर्वर में जाके कहां से रीड होगी? यूजर के नेम से। तो फ्रंट एंड से जो नाम दे रहा हूं उसकी जो की होगी वो क्या होगी भाई? यहाँ पे सबके नाम क्या है? डिफरेंट है। अब मैंने की रखी है यूजर नेम, तो यूजर नेम के अंदर अभी लिखा हुआ है IYVY। यहाँ पर अगर इब्राहिम आ जाए तो यूजर नेम में क्या चला जाएगा? इब्राहिम। शबीर आ जाए तो इसमें क्या चला जाएगा? चला जाएगा। तो ये एक की है, सर्वर के लिए क्या है? यूजर नेम की है। इसी तरह हमारे पास कोड में भी एक की होती है। हमारे पास क्या होती है? की होती है। बात समझ, ये आगे जाके आपको समझ आएगी। देखो यूजर नाम के नाम से क्या रखी हुई है? की। और यहाँ जो कोड लिखा हुआ है ये क्या है? आप देखो कोड, अगर आप इसको समझो तो आपको शायद अच्छी तरीके से समझ आ जाए। मैं बनाता हूँ इनपुट और इसके टाइप क्या रख देता हूँ? रेडियो। अब मैं जो इसका नेम दे रहा हूँ ना, नेम, वो मैं दे रहा हूँ, क्या सेलेक्ट कर रहे हैं हम? जेंडर सेलेक्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हम क्या सेलेक्ट कर रहे हैं? जेंडर। मैंने एक बना दिया और इसके आगे मैं लिख रहा हूँ मेल। एक मैंने और बना दिया और इसके आगे मैं क्या लिख रहा हूँ? फीमेल। अब देखो दोनों की जो की है वो मैंने किसे लिखी है? और दोनों की क्या है? जेंडर। जेंडर। अब सर्वर में जेंडर तो एक ही रखा होगा, तो सर्वर क्या करेगा? अगर आपने इस पे क्लिक कर दिया तो इस की से ये वाली वैल्यू जाएगी और इस की से ये वाली वैल्यू जाएगी। अब देखता हूं कि क्या होता है। मेल और फीमेल कहाँ गया? अच्छा एक काम करता हूं, इसको मैं दिया कर
ये आ गई। अब देखो जब मैं इसको मेल पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये क्या जा रहा है, और अगर मैं फीमेल पे क्लिक कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है। अब देखो ये क्या हो रहा है, ये दोनों चेंज हो रहे हैं। ये क्यों, पहले तो नहीं हो रहा था, क्योंकि मैंने सर्वर को बताया कि भाई आपके पास एक यूनिक की आएगी, उस की का क्या नाम है, जेंडर। उस की का क्या नाम है, जेंडर। अगर जेंडर में मेन आया, मेन कहां से जाएगा, वो फ्रंट एंड से जाएगा। वो कहां से जाएगा, तो फ्रंट एंड से मैंने क्या सेलेक्ट किया, और सर्वर पे मैंने इसकी की क्या रखी है, जेंडर। तो सर्वर पर जाके आपके डेटाबेस में क्या सेव हो जाएगा, जेंडर। जेंडर नहीं बल्कि जेंडर की की से मेल सेव हो जाएगा। बात समझ आ रही है, ये बात समझ आ रही है। अब देखो की सेम ही होगी, नाम वो सारे रख दो आप, इसमें से कोई भी सेलेक्ट कर लो, आप ये सेलेक्ट करो, आप ये सेलेक्ट करो, कोई भी, लेकिन इन सब की जो की है वो क्या है, सेम है। वो क्या है, आप अगर ये सेलेक्ट करो तो सर्वर पर जेंडर के नाम से एक की चली जाएगी। देखो की होती क्या है यार, मैं आपको बता ही देता हूँ। ये मोंगोडीबी, मोंगोडीबी एटलस, सर्वर पर डेटा जाने के लिए हम इसको एक कनेक्शन दे रहे होते हैं कि हमारे सर्वर का जो डेटा होगा वो मेरे पास भी पड़ा होगा और सर्वर में। तो आप एक सर्वर खरीद भी सकते हो। ये मोंगोडीबी जो आपके पास फ्री में होता है, इसको आप क्या कर सकते हो, मोंगोडीबी, मोंगोडीबी कंसोल, यहाँ पर जितने भी हम वेबसाइट बना रहे होते हैं उसका पूरा डेटा, कौन आया, कब आया, इसका पूरा डेटा यहाँ पर पड़ा होता है। देखो मैं आपको सिर्फ की बता रहा हूँ जी, यहाँ पर पड़ा होगा। ये मोंगोडीबी है, ये है डेटाबेस। क्या है, एक डेटाबेस सर्वर का और एक डेटाबेस ये रहा। यहाँ अगर आप अपना डेटाबेस यहाँ रख रहे हो, इस डेटाबेस को फिर हम सर्वर के साथ कनेक्ट कर रहे होते हैं, तो डेटा हमारा जा रहा होता है लेकिन सेव कौन कर रहा होता है, सर्वर। तो ये देखिए मैं अगर कोई कलेक्शन खोलूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आता हूँ, ये बैकएंड की सारी चीजें हैं। ये जितने भी प्रोजेक्ट्स हमने बनाए उन सब का डेटा यहाँ पर पड़ा होगा। अगर कनेक्शन है तो पड़ा होगा, नहीं जो भी यूजर आएगा। आप देखिए ये है जो प्लस, ये जो प्लस के नाम से एक वेबसाइट मैंने बनाई है, तो उसके अंदर देखो जो यूजर्स, कौन यूजर्स आए। आप यूजर से आप इनपुट क्या क्या ले रहे हो वो भी आप उसको बता सकते हो, आप उसको वो भी बता सकते हो। ये क्यों, कहाँ है भाई, नहीं करनी बात में आपसे। हर बैकएंड बनाने वाले को इसकी जरूरत पड़े, हर बैकएंड वाले को, हर डेटाबेस में रखने वाले को इसकी जरूरत। हाँ नहीं ये फ्री होता, कुछ डेटा हमारे पास फ्री होते हैं। 25 GB पता नहीं कितना है, ये फ्री होता है जी। 500 MB मंथली फ्री होते हैं। हम तो 500 MB इतना, ये वो MB नहीं होते जैसे मोबाइल में होता है। हाँ API ये अटैच करनी होती है ना, फ्रंट एंड और बैक एंड से जब बात कर रहे होते हैं उसके बीच में वेटर चाहिए होता है। इंट्रोडक्शन में मैंने बताया होता है, वो वेटर हमारे पास API होती है। यार ये क्यों ये इस तरह बिहेव कर रहे हैं, नीचे वाला हट नहीं रहा ना, मसला ये है। ऐसे तो नजर ही नहीं आएगा आपको, नजर आ रही है। आप देखो यूजर्स बहुत सारे हैं इसके अंदर। इसके अंदर सबसे पहले क्या रखा हुआ है, फुल नेम। यहाँ पर क्या रखा है, फोन नंबर मैंने लिया और मैंने रोल इसके क्या रखा है, स्टूडेंट। अब जब मैं नीचे जाता हूँ ना, किसी और बंदे का डेटा देख रहा हूँ, उसमें भी क्या मौजूद है, तो इसका मतलब ये है कि की एक ही है। की क्या है, उसके जो अंदर डेटा सेव हो रहे हैं वो क्या है, अलग अलग हो रहे हैं। तो ये डेटाबेस है पूरा, मेरे पास सबका डेटाबेस मौजूद है, सबका डेटाबेस, ये सारा डेटा मौजूद है। तो ये डेटाबेस है जिसे हम, अब मेरे इस फ्रंट एंड पे क्लिक करने से, इस मेल पे क्लिक करने से मैं यहाँ रख दूंगा रोल, यहाँ पे रख दूंगा जेंडर। क्या रख दूंगा भाई, तो मैं यहाँ पर देख सकता हूँ कि जेंडर मेल है या फीमेल है। तो कोई अगर यहाँ पे क्लिक करेगा फीमेल, तो यहाँ पर डेटाबेस में उसकी आईडी, उसका नंबर, फोन नंबर आके जेंडर पे सेव हो जाएगा, और जेंडर में क्या होगा, मेल और या फीमेल। तो ये कीज होती है हमारे पास, ये हमारे पास क्या होती है, कीज होती है। बात समझ आ रही है सबको। अच्छा ये देखिए इसमें ओट है, मैंने फोन नंबर रख दिया था। अब ओट के अंदर आप जो चीज सेलेक्ट करोगे यहाँ पर वो आपके पास सेलेक्ट हो जाएगा। फ्रंट एंड पे तो सारी दिख रही होगी, बैकएंड पे डेटा पे वो चीज सेव होगी जो आपने सेलेक्ट की होगी। अब जो अगर आपने कोई चीज सेलेक्ट नहीं की, आपके पास आ रहा होता है मैसेज,
प्लीज सेलेक्ट अ फील्ड, प्लीज फील्ड अ फोल्डर, प्लीज फील्ड अ फील्ड, वो हम फ्रंट एंड से कर रहे होते हैं कि अगर डेटा खाली हो तो इसको बोलते कि भाई इसको भर दो। जब भर देंगे तो फिर उसके ऊपर क्लिक करेंगे, फिर मैच करेंगे कि यार ये डेटा सही जा रहा है या नहीं जा रहा। अगर ईमेल जा रही है तो ईमेल के अंदर एक द रेट है या नहीं, ये सारी चीजें हम चेक कर लेंगे। बात समझ आ रही है? इस तरह से हम सारी चीजें कीज और वैल्यू, जो जैसे कि अभी मैंने आपको डेटाबेस में दिखाया कि कीज और वैल्यू हमारे पास क्या होती है, यूनिक होती है। अच्छा जी, अब देखें ये हमारे पास क्या है, इसका इसकी की आ गई और इसकी वैल्यू क्या है। अब हमारे पास फ्रंट एंड पे हम उसकी वैल्यू भेजेंगे, लेकिन डेटाबेस पे इसको किससे पिक कर रहा होगा, यूजर नेम से। और आप यूजर नेम की जगह कुछ भी रख सकते हो, एम नेम, सही है, कुछ भी रख सकते हो, वो आपकी मर्जी है। अच्छा, स्ट्रक्चर क्या होता है किसी भी फॉर्म का, ये हमारे पास एक खास सिमेंटिक टैग आ रहा है फॉर्म का। हम अभी तक जितने भी फॉर्म बना रहे थे तो हमारे पास उसमें फॉर्म का कोई टैग नहीं था। अगर मैं इसको सबमिट भी करूं ना, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर एक ईमेल ले लूं, इनपुट, और इस इनपुट को इसकी टाइप में रख दूं ईमेल, सही है, और एक मैं बटन बनाऊं, बटन, और मैं इसकी टाइप क्या रख देता हूं, सबमिट, टाइप सबमिट रख देता हूं। अब देखो मैं यहां पर ईमेल दे रहा हूं और सबमिट के ऊपर लिख देता हूं सबमिट। मैं यहां पर आया, मैंने कहा भाई मैं फॉर्म लिख रहा हूं, ईमेल लिख रहा हूं ibr@gmail.com। मैंने लिखा ibr@gmail.com, नहीं लिखा, सबमिट भी नहीं हो रहा, क्यों भाई? आप ये कह रहे हैं कि भाई हम आपको एक टैग दे रहे हैं जिसका क्या नाम है, फॉर्म। आप इस फॉर्म की कुछ खास बातें, HTML खुद इस चीज को हैंडल कर रहा है। जैसे ही मैंने फॉर्म लिखा ना, फॉर्म के अंदर अब मैं इसको देता हूं ईमेल। अब हमारे पास फॉर्म के अंदर दो चीजें आती है, एक होता है एक्शन, आपने करना क्या है। एक्शन के अंदर दो चीजें, अभी के लिए दो चीजें समझ लो। एक होता है हमारे पास गेट, क्या होता है, कोई चीज हम ले रहे, कोई चीज हम ले रहे हैं, डेटाबेस में कोई चीज पड़ा हुआ है और मैं उसे वो फेसबुक पे मैं लॉगिन कर रहा हूँ तो मैं गेट के API लगा रहा हूँ ताकि मैं जो सर्वर के पास मेरा ईमेल और पासवर्ड पड़ा हुआ है वो ले आए, अगर वो मैच हो जाए तो मुझे फेसबुक पे अलाउ कर दो। कभी कभी हम साइन अप कर रहे होते हैं, डेटा भेज रहे होते हैं, तो उसके लिए हम क्या कर रहे होते हैं, पोस्ट। और अगर आपने कुछ भी नहीं लगाया तो बाय डिफॉल्ट गेट जाता है। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, सर्वर समझता है, सर्वर ये समझता है कि ये कोई डेटा मांग रहे हैं मुझसे, ये कोई क्या मांग रहा है। अब देखो मैंने सिर्फ इसको फॉर्म में बंद कर दिया, इसमें क्या कर दिया, फॉर्म में बंद कर दिया। अब मैं आता हूँ दोबारा, इसको रिफ्रेश करता हूँ, मैं लिखता हूँ कि इब्राहिम और सबमिट करता हूँ। देखो कुछ भी नहीं हो रहा, क्यों? इसके हमारे पास क्या है, टाइप नहीं है ना। अब कुछ एक्स्ट्रा चीजें दे रही है, पहले जब मैंने सबमिट लगाया तो ये सारी चीजें नहीं आ रही थी। अब मैंने इसको फॉर्म के अंदर रैप कर दिया तो फॉर्म की फीचर क्या है, ये हमें ये भी दे रहे हैं। देखो ये क्या दे रहा है, प्लीज इंक्लूड @ इन द ईमेल एड्रेस। अगर मैं इस फॉर्म को रिमूव कर दूं और इसको अगर मैं सबमिट करने की कोशिश करूं तो कुछ भी नहीं आ रहा, ये अभी तक नहीं आ रहा था। ये हमें फीचर दे रहा है, कौन दे रहे हैं भाई, ये फॉर्म दे रहे हैं कि अगर आपका अभी फॉर्म खाली हो ना, या अगर आप वैलिडेशन फेल कर रहे हो या इसके रूल के खिलाफ आप कर रहे हो। अब देखो gmail.com, अब मैं सही कर रहा हूं तो ये सबमिट हो रहा है, और सबमिट होके पेज क्या हो रहा है, रिफ्रेश विद द हेल्प ऑफ फॉर्म, ये फॉर्म की वजह से। और अगर मैं ईमेल नहीं रख रहा, ईमेल नहीं रख रहा हूं और IBR कर रहा हूं, इसको सबमिट कर रहा हूं, तो ये क्या बोल रहा है भाई, क्या डालो इसके अंदर। तो ये फॉर्म के टैग का क्या है, अगर आपकी ये सारी लॉजिक जो मैं आपको बता रहा था, ये सारी लॉजिक अगर आपकी नहीं है और आप डायरेक्ट AI से कुछ चीजें कर रहे हो, और फिर आपकी ख्वाहिश है कि यार कोई बंदा है और वो इस फॉर्म के अंदर कोई सबमिट करे और फ्रंट एंड से ही उसको शो हो जाए कि आप @Gmail लिखो, तो कैसे करोगे, वो तो आपने सारा AI से बनाया होगा। तो आपको कुछ लॉजिक समझ आ रही है, ये सारी लॉजिक को आप फॉलो करेंगे तो आप कभी भी नहीं फंसेंगे। यहाँ तक बात समझ आ रही है, इसको फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।